ये कुछ दिन पहले ये खबर आई है कि मुंबई यूनिवर्सिटी में मंदिर मैनेजमेंट, मंदिर व्यवस्थापन की पढ़ाई सिलेबस में जोड़ी जाएगी। ओके। बराबर है? कुछ दिन पहले मोहन भागवत काशी में गए थे और वहां पर उन्होंने कहा था कि देश भर के सभी मंदिरों को का व्यवस्थापन हम करेंगे। भागवत ने स्टेटमेंट दिया काशी में जाकर, और गवर्नमेंट ने खास करके मुंबई यूनिवर्सिटी जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहां पर एक न्यूज आ गई है। बराबर है? अभी हम हुँ। दूसरी एक खबर देखते हैं बीएचयू की, जिसका ओके। एडवर्टाइजमेंट निकला था। हुँ। काशी यूनिवर्सिटी, बीएचयू, इसका एक एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको ट्रांसफर किया है। जरा हम स्क्रीन पर हमारे दर्शकों को दिखा पाएंगे? जी। हुँ। ये है। ये लेफ्ट साइड में छोटा-सा है, राइट साइड में थोड़ा मैंने ज़ूम कर दिया है। जरा आप उसको रीड करके बताइए ताकि लोगों को पता चलेगा ये सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत चल रहा है। इसमें लिखा है, एडवर्टाइजमेंट लिखा है, बीएचयू से है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट फेलो इन द सैलरी ऑब्लिक स्टाइपेंड ऑब्लिक फेलोशिप ऑब्लिक फिक्स्ड ऑब्लिक contractual of Rs 25,380 per month in a sponsored BHU IOE scheme incentive research grant under DEV scheme number 6031 entitled Applicability of Manusmriti in Indian Society sanctioned up to 31 March 2024। ये तो हाँ, 2024 में ही ये किया हुआ है। अब ये घोषित कर दिया गया है कि मनुस्मृति हम्म। को भारतीय समाज व्यवस्था में थोप देना है, एप्लीकेबल करना है, मतलब वो थोप देना है। हम्म। और ये समाज से डिमांड नहीं की जा रही है। अभी हम उदाहरण के लिए एक अच्छा, इसमें एक और चीज लिखे हैं कि द पोस्ट इज प्योरली टेम्पररी द कैंडिडेट शुड बी आचार्य ऑब्लिक एमए। तो आचार्य कौन होगा फिर? ये किसको तो बुला रहे हैं? आचार्य तो एससी एसटी आचार्य ओबीसी आ- होते नहीं है। मतलब वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही बता रहे हैं कि शूद्रों को ये टीचिंग नहीं करना है, ये ब्राह्मण हम्म। ही होंगे। क्योंकि आचार्य की पोस्ट तो यही लोग लेते हैं। एससी एसटी ओबीसी तो इंजीनियरिंग मेडिकल और अन्य फील्ड में जा रहा है, आचार्य यही होते हैं, तो अपने लोगों को बुला रहे हैं तो फिर। एक मामला ये हो गया। अभी मैंने दूसरा आपको पीडीएफ भेजा है। हाँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हरियाणा में लागू हो गई है। ओके। क्या छठी क्लास सामाजिक विज्ञान ये है क्या? हाँ, यस 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 यस। आप इसको ओके ओके। वन बाय वन, यानी हम जो चर्चा कर रहे हैं, पहले हम आपको हम्म। दर्शकों को एविडेंस दिखा रहे हैं और बाद में हम इस पर चर्चा करेंगे। हम्म। शिक्षा के निशुल्क वितरित। नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो इसका पब्लिकेशन ईयर है 2024 मौलिक शिक्षा हरियाणा ओके। विभाग। अभी आप आगे जाएंगे तो नेक्स्ट पेज पर प्रीफेस में ही उन्होंने लिखा है ये सारा सिलेबस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बनाया गया है। हाँ, इस पाठ्यक्रम को तैयार करते समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 2020 की उस भावना को ध्यान में रखा गया है जिसके अंतर्गत विभिन्न विद्यालयी विषयों के माध्यम से छात्रों को भारत का उपयुक्त ज्ञान कराने की अनुशंसा की गई है। शिक्षा नीति 2020 के निर्देशों की अनुपालना इतिहास की इन पुस्तकों के माध्यम से करने का सार्थक प्रयत्न किया गया है। यानी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं और वो लोग एप्लीकेशन कर चुके हैं। हम्म। अब इस मुद्दे पर क्या है, क्या लिखा इस पेज पर? ये सरस्वती सिंधु सभ्यता लिखा है। अब ये सरस्वती सिंधु, हाँ, इनको नाम कहाँ से पता चल जाता है? इस नाम का तो हमें उस समय की तो लिपि हम पढ़ नहीं पाए अभी तक। तो ये कैसे इनको पता चल गया कि वो यही नाम था वहाँ पे? अभी अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस हुँ। डॉक्यूमेंट के आधार पर इंडस सिविलाइजेशन या हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है, ये नाम उन्होंने मिटा दिया है। हुँ। और इन लोगों ने पाठ्य पुस्तकों में सिंधु सरस्वती वैदिक सभ्यता, अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता को वैदिक यानी सभ्यता बता रहे हैं आप ये? सिंधु, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी से हमारा मूल निवासी लोगों का जो मूल इतिहास है वो वैदिक सभ्यता में कन्वर्ट हो गया। अभी वो सभ्यता हो गई। चलो आगे देखते हैं। तो सभ्यता में तो बिल्डिंगें मिलती हैं, मुहरें मिलती हैं, पुरातत्व प्रमाण मिलते हैं। ये कैसा बन गया है? फिर तो इंद्र की सभ्यता, विष्णु की सभ्यता, शिव की सभ्यता हो जाएगी। उनके भी कोई प्रमाण हाँ नहीं तो। सरस्वती नदी, हड़प्पा, कालीबंगा, पाकिस्तान। तो ये तो दिखा रहे हैं कि सरस्वती नदी पाकिस्तान की तरफ है। पाकिस्तान हाँ में है ये हाँ, तो। अभी तक सरस्वती नदी
मिली ही नहीं है, वो काल्पनिक है। मतलब वो ये जरूर खुद है, से ही किसी भी जगह को बोल देते हैं कि वो सरस्वती है। सरस्वती है। तो अभी जो हम्म। इतिहास है उस इतिहास को कैसे खत्म किया जा रहा है, और ये जो पोंगा पंडित लोग हैं, ये पोथी पुराण जो है इसको इतिहास के तौर पर बता रहे हैं। जी, यहाँ पे एक लाइन इन्होंने लिखा है, सरस्वती, सिंधु एवं इनकी सहायक नदियों के किनारे मिले अनेक नगर अवशेषों पुरा स्थलों के आधार पर ही इस सभ्यता को सरस्वती सिंधु सभ्यता कहा जाता। लेकिन सरस्वती तो इनको पता नहीं, इन्होंने तो जो हरियाणा के बद्रीनाथ है वहां पे खुदाई करवाई थी कि ये हमारी सरस्वती नदी है, और खुदाई हुआ तो बुद्ध के अवशेष मिले तो रातों रात बंद करके इनको भागना पड़ा वहां से। अब ये पाकिस्तान में पहुँचे, और देखिए ये क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं कि इन नदियों के किनारे जो पूरा स्थल मिले हैं, तो भाई अवशेष मिल गए हैं, लेकिन सरस्वती नदी का अवशेष कहाँ मिला जिससे ये पता चला कि वो सरस्वती नदी है? हम्म। ये तो बाय डिफॉल्ट अभी उसको बना दिए। पेज नंबर जी, 8 पर आप जाइए। पेज नंबर 8। अभी इसको देखेंगे, क्या मैसेज है इसके अंदर, क्या देना चाहते हैं। जैसे पहले इसमें लिखा उन्होंने, वो पढ़िए आप जरा, अच्छा ये रहेगा। पहला में लिखा इन्होंने, चित्र में एक महिला 2 शेरों को अपने हाथ। सेकंड पेज में होगा, फर्स्ट पेज, उसके बैक पेज। यस, हाँ यस, ये फर्स्ट फिगर के पास। ये लिखते हैं कि सरस्वती सिंधु सभ्यता में हमें वट वृक्ष की पूजा के अनेकों प्रमाण मिले हैं। क्या आज भी हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं? यानी सिंधु सभ्यता में मार्शल ने लिखा है कि ट्री वर्शिप है, सन वर्शिप है, रिवर वर्शिप है, स्नेक वर्शिप है। ये सारे यहाँ के मूल निवासी लोगों के रिचुअल और परंपराएं है, जो बाद में हमें बौद्ध धर्म में पाए जाते हैं। मार्शल ने आश्चर्य जताया कि बुद्धिज्म का और इंडस सिविलाइजेशन का ज्यादा कनेक्शन है। तो ट्री वर्शिप तो ब्राह्मण धर्म में कहीं पर भी नहीं है। मगर वो मैसेज क्या दे रहे हैं, आज भी वट वृक्ष की पूजा हो रही है। तो इसका मतलब है वो सिलेबस में लोगों के माइंड में ये बातें डाल रहे हैं कि इंडस सिविलाइजेशन ये ब्राह्मणों की सभ्यता थी। इससे जो अर्थ ध्वनित हो रहा है। मतलब ये अभी तक जो है सरस्वती मंदिर और विद्या मंदिर के माँ से पढ़ाते थे, अब ये गवर्नमेंट में आ गए हैं, तो अब पूरे के पूरे हाईजेक, सारे सिस्टम को ही हाईजेक। एकदम एकदम एकदम। अभी दूसरे फिगर के बारे में देखो क्या इंटरप्रेट किया उन्होंने। लिपि तो पढ़ नहीं पाए। लिपि नहीं पढ़ पाए, चित्र देख के ही सारा अनुमान, मतलब रास्ते में लकीर खींची है तो कृष्ण जी की रथ यही गुजरा था, यहीं से गुजरा था भाई, ये लकीर खींची है वही वाले रथ की है। खुदाई हाँ, में सन्यासी के कमंडल मिले हैं। लीजिए, क्या आज भी सन्यासी कमंडल रखते हैं? तो ये कमंडल तो ये बुद्धिस्ट के जितने फिगर है उसमें कमंडल मिलते हैं, सारे बोधिसत्वों के हाथ में कमंडल मिलते हैं। ये हाँ। तो ये तो तो बोधिसत्व ब्राह्मण मिलते, ब्राह्मण इन्होंने कैसे बना लिया इसको? नीचे एक ट्री है और उन्होंने उसको तुलसी कह दिया। वो ट्री तो अलग ही है। हाँ, ये तुलसी का तो पेड़ नहीं है, इसको तुलसी बना दिया इन्होंने। फिर आगे इन्होंने लिखा, अनेक हवन कुंड हमें खुदाई में मिले हैं। देखिए ये हवन कुंड बता रहे हैं, ये तो हवन कुंड है नहीं। जी, जी। किसी भी आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट में, जॉन मार्शल के रिपोर्ट में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये प्योरली इंडिजिनियस लोगों की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ हमें ब्राह्मणों के कोई भी प्रतीक नहीं मिले, हवन कुंड तक नहीं मिले, यज्ञ वेदी तक नहीं मिला। जो बातें आर्कोलॉजी ने ब्राह्मणों का भारत नहीं है और उनके या एक भी पुरातात्विक अवशेष नहीं है। अभी बीजेपी गवर्नमेंट इंडस सिविलाइजेशन को वैदिक सभ्यता कह रही है, हवन कुंड बता रही है। अच्छा एक बात बताएं आप, कोई सभ्यता मिलती है हमें, तो किसी सभ्यता में राजा का घर होता है, सैनिकों के खाने के किचन होते हैं, तो उनके लिए तो बड़े बड़े किचन बनाए जाएंगे, बड़े बड़े कुंड बनाए जाएंगे जिसमें खाना पकाया जा सके। तो इतने हजारों सैनिकों के बनाने वाला कुंड बड़ा होगा, वो नहीं मिला, लेकिन इनका छोटा सा यज्ञ हवन कुंड मिल गया। किसको बेवकूफ बना रहे हैं ये? और इसके बाद से 7 महिला व पुरुषों द्वारा मांगलिक कार्यों में परंपरा निभाने के प्रमाण मिले हैं। क्या यह शत लगियों का रिवाज आज भी है? कहते हैं शिवलिंग की पूजा के प्रमाण हमें मिले हैं। क्या आज भी भारत में शिवलिंग की पूजा होती है? ये शिवलिंग इसको बता रहे हैं। ये 2 इंच का है ये 2 इंच का एक हाँ, छोटा-सा पत्थर है, इसको शिवलिंग बता रहे हैं, जबकि इसको थोड़ा-सा अगर अभी गुप्त काल में देखा जाए तो इसके ऊपर वो बनती रहती थी, बुद्धा के चित्र बने होते थे।
अब ये कैसे चेंज कर दिया? अगर प्राचीन काल में ऐसे बनता था तो बुधा काल में उसके ऊपर चारों तरफ बुध क्यों बनने लगे और फिर आज ये बनने लगा बिना चित्र के? तो ये तो बेवकूफ बना रहे हैं रैंडम किसी भी आगे पत्थर आगे को उठा के। अच्छा, यहाँ तो इन्होंने हद कर दी। इसमें तो बिल्कुल हद कर दी। ये लिख रहे हैं, चित्र में एक महिला 2 शेरों को अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए है, जो 2 दुर्गा के आरंभिक रूप को दिखाता है। क्या आज भी दुर्गा पूजा होती है? ये तो इन्होंने हद कर दी मतलब। यानी अगला है, इंडस सिविलाइजेशन को वैदिक सभ्यता या वैदिक ब्राह्मणों की धरोहर है ये घोषित करने का पक्का ठान लिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा। तो सब लोग जो हैं साथियों देख लीजिए क्या चीज़ें चल रही हैं ये सब लोग देख लीजिए। इसके बाद से ये आगे क्या लिखते हैं, शिव की पूजा के अनेक प्रमाण मिले हैं। क्या आज भी हम शिव की पूजा होती है? अब ये देखिए ये कह रहे हैं शिव की पूजा की, इनको कैसे पता चला ये जो चित्र है वो शिव है? इनको कैसे पता चला? लिपि हम पढ़ नहीं पाए हैं और उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लग रही है कि ये शिव है। जो ये आरएसएस तो के लोग फेकम फाक करते थे वो फेकम फाक अभी सिलेबस का पार्ट बन गया। मतलब जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाई गई पहले और फिर धीरे से लोगों के मन में ये बैठा दिया गया कि ये चीजें थी और फिर धीरे से किताब में छाप दिए तो लोगों को भी उतना बुरा नहीं लग रहा है। लोगों को लग रहा है कि यही चीज तो हम देखते सुनते थे, अब ये सिलेबस का पार्ट बन गया। ये चीज चल रही है यहाँ पे अब तो। इस 5 साल बाद 10 साल बाद क्या रिजल्ट आएंगे इसके? हम्म, मतलब उसमें तो बच्चा अब कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा एग्जाम में ऐसा लिखने लगे कि हनुमान जी आसमान में गए थे और सूर्य को खा गए थे। हाँ ये भी हाँ। तो हो सकता है ना, बच्चा ये भी अभी नरेशन चल रहा है और सूर्य से ओम की ध्वनि आती है, ये भी चल रहा है, कुछ दिन बाद किताब में देखने को मिले तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी फिर तो। एकदम सही। जंप करके हम्म। इसको देखते हैं फास्टली। जी जी। आगे हम हम्म। देखते हैं आगे। ये ऋग्वैदिक काल ले आए, आज तक कोई सबूत नहीं मिला। अभी इसका ऋग्वेद यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऋग्वेद पढ़ाया जाएगा। ये देखिए ये ऋग्वैदिक काल, बताइए 6000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है। ये देखिए ये लिख रहा है यहाँ पे ऋग्वेद की तिथि प्रायः 6000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व मानी जाती है। और इस ऋग्वेद में बुध भी लिखा हुआ है, स्तूप भी लिखा हुआ है और नास्तिकों को मारो काटो भी लिखा हुआ है इनके अथर्ववेद में। अश्वमेध यज्ञ लिखा हुआ है और घोड़े के प्रमाण नहीं मिले। अश्वमेध यज्ञ करते थे या घोड़े का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले। और आगे ये तक लिखा कि वर्ण व्यवस्था कितनी अच्छी है। अच्छा, ये भी लिख दिया, ये भी देख लेते हैं। ये देखिए ये वर्ण व्यवस्था, समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था की स्थापना की गई और वर्णों में कोई कठोरता नहीं थी। तो हमें ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। कहाँ से भाई, कौन से इनको सबूत मिल गए ऋग्वेद काल के, जिसका जन्म किसी वर्ण पे हुआ परंतु कर्मों के द्वारा वे दूसरे वर्ण में चले गए। अच्छा, ये दूसरे वर्ण में चले गए तो अर्जुन तो नहीं गए। अर्जुन तो कृष्ण जी तो अवतार ले लिए थे कि नहीं तुमको क्षत्रिय हो, जन्म लिए हो क्षत्रिय में, तुमको लड़ाई करना ही पड़ेगा। वो तो कह रहा था ना कि हम नहीं लड़ाएंगे। तो ये कहाँ से कौन दूसरे वर्ण में चला गया इनके काल्पनिक कहानियों में? एक पेज मैं नहीं जैसे भेज ये पाया। देखें, जैसे विश्वामित्र क्षत्रिय थे ब्राह्मण बन गए, नाभारेष्टीय वैश्य थे ब्राह्मण बने, अर्थात मनुष्य के कर्म के अनुसार इसका वर्ण। मतलब इनके उदाहरण भी काल्पनिकता में ही है, रियलिटी में नहीं है। विश्वामित्र को ब्राह्मणों ने ब्रह्मर्षि नहीं कहा, ब्राह्मणों ने उसको राजर्षि। राजर्षि कहा। और ब्राह्मण वशिष्ठ के 100 पुत्र मारने पहुंच गए थे कि तू यज्ञ कराएगा। 100 अभी एक पुत्र पेज वाल्मीकि रामायण में। में जी एक पेज वो तो बहुत ही जी जी। खतरनाक है। 23 पेज है जो मैं जी भेज नहीं पाया। उसका हेडिंग है धार्मिक जीवन। उसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी काल्पनिक तस्वीर दी है और यज्ञों की अच्छा। प्रधानता, यज्ञों का महत्व बताया है। हम्म। नीचे लिखा है हम्म। कि यानी जो जादू टोना है ये सही है, भूत प्रेत हम्म। सही है, ऐसा पेज नंबर 23 पर लिखा है। और हम्म। अथर्ववेद में भूत प्रेतों से रक्षा के लिए तंत्र मंत्र का विस्तृत उल्लेख है। रोगों को दूर करने के लिए भी तंत्र मंत्र का सहारा लिया जाता था। हम्म। ये देखिए ये बड़ा गजब का इन्होंने तो यहाँ पे खेल रच दिया है ये देखिए संक्षिप्त रामायण कथा और ये रामायण की ऐतिहासिक 16 नंबर पेज में अकबर के द्वारा जारी सोने के सिक्के में राम और कृष्ण दिखा रहे हैं। ये अकबर का सहारा ले रहे हैं
और ये देखिए इन्होंने लिखा है राम सेतु का उपग्रह से लिया गया चित्र। ये देखिए फेक नैरेटिव राम सेतु का। अभी सांसद भवन में पिछले साल ही तो उनके मंत्री, बीजेपी मंत्री ने ये कहा कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है उसका कि राम सेतु था, और उसके बाद भी सिलेबस में डाल दिया इन्होंने कि ये राम सेतु का लिया गया। अलबरूनी लिख के गया है कि इनका जो सो कॉल्ड लंका थी वो केरल और दक्षिण अफ्रीका जो है उसके बीच में 300 योजन आसमान में कहीं काल्पनिक मानी जाती थी। तो ये फिर श्रीलंका में ऐसे घुसेड़ दिए इसको। हमने आरटीआई के जरिए से राम सेतु की प्रामाणिकता मांगी थी, तो एएसआई ने लिख के दिया कि वो काल्पनिक है। बताइए। हाँ, वो काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक। हाँ, वो इन्होंने कहा है, एक्सेप्ट किया है ना इन्होंने संसद भवन में, और शिक्षा नीति में ये पढ़ा रहे हैं। और ये देखिए गजब, इसके बगल में चित्र 3.13 राम सीता और जटायु नचार खेड़ा हिसार से प्राप्त मिट्टी की मूर्ति। इन्होंने पता लगा लिया कि ये राम सीता और जटायु का है। बड़े गजब के धुरंधर। और ये देखिए अकबर से इन्होंने ये सिक्के चलवा दिए राम सीता के। अकबर इनके चला रहा था, फिर हिंदू मुसलमान किस बात का चल रहा है फिर? यानी सरकारी पाठ्य पुस्तकों की ऑथेंटिसिटी क्या है? और बाबा साहब की किताब को ये बोल रहे हैं कि बाबा साहब मैक्स मूलर और अंग्रेजों का किताब पढ़ दिए थे, उससे लिखे थे, और ये खुद अपना सबूत अकबर का सिक्का से दे रहे हैं, अकबर का सिक्का से ये सबूत मान रहे हैं। तो ये तो बड़ा गजब का इन लोगों का कॉम्बिनेशन चल रहा है भाई। आगे ये आप देखिए। देखेंगे, आगे आप देखेंगे रामायण, महाभारत, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से सरकारी पाठ्य पुस्तक का हिस्सा है। ये देखिए, ये व्हाट्सएप वाली खबर बहुत अच्छा आपने, ये मतलब आपने गजब आज का वो शेयर किया है ये पीडीएफ। ये देखिए क्या लिखता है, नासा अमेरिकी एजेंसी ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत और लंका को जोड़ने वाला पुल मानव निर्मित है, और एएसआई इनका काल्पनिक बता रहा, संसद भवन में खुद काल्पनिक बता रहे हैं, और जिसे श्री राम द्वारा निर्मित माना जाता है, और उसका समय 7000 ईसा पूर्व के लगभग है। देख लीजिए। क्या मजाक बना दिया इन लोगों ने तो एजुकेशन सिस्टम को। क्या ये तो क्या एजुकेशन सिस्टम निकलेंगे? का मजाक बन गया है। भारत के एजुकेशन सिस्टम से गधे पैदा होंगे, साइंटिस्ट पैदा नहीं होंगे। हम्म। गोरखनाथ जी से कुछ टिप्पणी लेते हैं इस पर जी। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? विशाल गोरखनाथ जी, जी अपनी जो माइक। जो अच्छा वो वैज्ञानिक मुझे लगता है। वैज्ञानिक आधार पर एजुकेशन है, जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को निर्माण किया जाएगा, ये भारतीय संविधान ने गाइडलाइन प्रिंसिपल में जो है कहा है, ये इसका पालन करना हर संवैधानिक संस्था का कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण नागरिकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बढ़ावा देना चाहिए। और ये सारी बातें जो है लॉजिकल ही नहीं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। ऐसी बातों को शिक्षा के क्षेत्र से अधिकृत रूप में पाठ्यक्रम से पढ़ाया जाना, ये संविधान की जो मूल तत्व है, संविधान का जो प्रिंसिपल है, या संविधान की जो विचारधारा है, उसको खत्म करने का मामला है। ये संविधान विरोधी कार्य है ये सारा के सारा। और ये जो लॉजिक है, विज्ञान के आधार पर जो आदमी की और मनुष्य की प्रगति होती है, उसको खत्म करना चाहते हैं। ये सारी काल्पनिक कथाओं को, अवैज्ञानिक जो बातें हैं, उनको मनुष्य के दिमाग में डालकर फिर जो अवैज्ञानिक होता है उसमें डर होता है। जो वैज्ञानिक आदमी है वो सच बात को जानता है, और सच को अगर जानता है तो वो डरता नहीं है किसी बात को। तो उसमें अज्ञान को पैदा करो, अज्ञान पैदा करने से डर पैदा होता है, और डर के आधार पर वो ब्राह्मणवाद को, यज्ञ को, याग को और कर्म कांड को फिर लागू कर देते हैं। तो और उसका बिजनेस भी करते हैं, शोषण करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, करते आए हैं। तो इसीलिए ये अवैज्ञानिक बातें हैं, ये इस पाठ्यक्रमों के द्वारा पढ़ाने का कार्य जो है वो शुरू किया गया है उन लोगों ने, उनके वर्चस्व को कायम करने के लिए। ये सारा षड्यंत्र, ये इसको अगर कहा जाए तो ये षड्यंत्र है पूरा के पूरा। अब बहुजन यहाँ समाज पे से को खत्म कर जी, देना। हाँ, ये इसका मूल कारण ये है। एक और पॉइंट ये देखें, इन्होंने जिसको हम लोगों ने डिबंक किया था, द्वारिका के नीचे जो बता रहे थे कि द्वारिका मिली, द्वारिका मतलब समुद्र के नीचे द्वारिका मिली है, और ये जो फोटो इन्होंने दिखाया है, इसको जो ओशन के
ओशन इंस्टीट्यूट के जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने खुद अपने रिसर्च पेपर में बताया कि ये सारी चीज़ें इंडो अरेबियन जो बंदरगाह के जो शिप होते थे, उनके एंकर हैं। और उसको इन्होंने देखिए क्या लिखा, अरब सागर में मिली द्वारिका नगरी के अवशेष। ये इसको सिलेबस में डाल दिए व्हाट्सएप ये खबर को। मैं एक बार वो रिसर्च पेपर सब लोगों को दिखाना चाहूँगा। जस्ट 1 मिनट दिखा देता हूँ वो रिसर्च पेपर कि इनके खुद जो ब्राह्मण रिसर्चर हैं, उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में इस चीज़ को कहा है। देखिए, एन एंशिएंट हार्बर एट द्वारका स्टडी बेस्ड ऑन द रिसेंट अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन। ये खुद एंशिएंट हार्बर बता रहे हैं। और ये कौन-कौन लोग हैं? ये देखें, एएस गौर हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के हैं। ये शुद्रेश हैं, सीएसआईआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, दोना पाउला गोवा के हैं। और तीसरे एस त्रिपाठी हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। और ये सेम फिगर दिखा के इन्होंने बताया है, एन एंशिएंट हार्बर एट द्वारिका स्टडी बेस्ड ऑन द रिसेंट अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन। इन्होंने अपने रिसर्च में ये सेम फोटो, ये देखें, ये सेम फोटो दिखाया है। और ये सेम फोटो, ये सारे सेम फोटो दिखाया है। और इन फोटोज को उन्होंने बताया है कि ये इवन अंग्रेजों के समय तक मिले हुए हैं। ये बताया है इन्होंने। ये देखें यहाँ पे ग्रिपनेल और इंडो अरब टाइप एंकर, ये इंडो अरब टाइप, ये इन्होंने साफ-साफ लिखा है कि जो बंदरगाह था वहाँ पे आते थे, अरब सागर से जो शिप्स आती थी, उनके ये टुकड़े हैं अवशेष। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर। और इन लोगों ने उसको जोड़ दिया कि द्वारिका नगरी के अवशेष मिल गए। अब इससे तो ये पता चलता है कि मतलब ये जो टाइमलाइन बता रहा है उसके हिसाब से मुगलिया सल्तनत मध्यकाल बता रहा है, मुगल सल्तनत के दौरान के ये बताए जा रहे हैं। अब ये लोग उसको द्वारिका से जोड़े लिए, मतलब ये तो साफ-साफ हनन है सारी चीज़ों का। किताब में, सिलेबस में बच्चों के माइंड में गलत चीज़ें फेक यूनिवर्सिटी पढ़ाई जा रही हैं फिर तो। ये देख लीजिए, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। उसमें से एक पर तो गुजराती भाषा में लिखा हुआ 19th सेंचुरी तक भी मिला हुआ है। एक में गुजराती भाषा में लिखा हुआ एक छोटा-सा इंस्क्रिप्शन भी मिला है। इसमें ये भी लिखा हुआ है। तो ये तो सीधे-सीधे झूठ परोस रहे हैं सिलेबस में। ये मैं फिर से शेयर कर देता हूँ ये। यानी एक अच्छा किया आपने वो क्रॉस वेरीफाई करके आपने वो सबूत तक दिखा दिया। यानी कितने मक्कार लोग हैं ये, इनके लिए सही शब्द है। और ये यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, शनोली की खुदाई से भी महाभारत की पुष्टि, और बरनावा में लाक्षागृह के अवशेष, और गुजरात में अरब सागर में कृष्ण की द्वारिका नगरी। मतलब हर एक चीज फेक। अच्छा, इस पर हमने तो स्ट्रीम की थी, दिल्ली के पुराने किले से महाभारत संबंधित अवशेष। अब ये देखें, दिल्ली वाला जो न्यूज है वो बोल रहा है ईसा से 800 साल पहले का, ईसा से 800 साल पहले का। और ये यहाँ पे क्या लिखते हैं, सेम इस पेज के पहले ये क्या लिख रहे हैं, ये देखें, पश्चिमी इतिहासकार इसका समय 1500 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व में रखते हैं, परंतु भारतीय इतिहासकारों ने अपनी गणनाओं से इसे प्राचीन सिद्ध किया है। ये कह रहे हैं भारतीय इतिहासकार, भारत में कौन सा इतिहासकार थे? डॉक्टर विलास खराज जी, आपको पता है भारत में तो पुराण की गप्पे लिखी जाती थी, वेद की गप्पी लिखी गई है। यहाँ पे इतिहासकार कौन थे? वो भी लिखी गई है मुगल सल्तनत काल में और अंग्रेजों के कालखंड में। तो ये कौन से इतिहासकार थे जिनको ये पता था? खुदाई से तो नालंदा विश्वविद्यालय मिले हैं, बौद्ध विश्वविद्यालय मिले हैं, तो इनके कौन से इतिहासकार थे? मामला उनका ये है कि ब्राह्मण लोग रामायण और महाभारत का कार्यकाल प्राचीन दिखाना चाहते हैं। और कितना प्राचीन दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अपराध बोध हो रहा है, क्योंकि रामायण में बुद्ध का 16 बार जिक्र मिलता है, महाभारत में बुद्ध का 137 बार जिक्र मिलता है। इस आधार पर ये एपिक्स है, काल्पनिक है, मगर ये बुद्धोत्तर काल के हैं। ब्राह्मण लोग अपना वर्चस्व को कायम करने के लिए ईसा पूर्व 8वीं 9वीं शताब्दी पूर्व का कालखंड दिखा रहे, जैसे उन्होंने राम सेतु का कालखंड 6ठी 7वीं शताब्दी दिखाया, बहुत प्राचीन दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि जो काल्पनिक बातें हैं, इपिकल कैरेक्टर है, उन इपिकल कैरेक्टर को, काल्पनिक कैरेक्टर को हिस्ट्री के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है, प्राथमिक स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक, रिसर्च एजुकेशन तक। तो भारत का इतिहास मिटाने का कार्यक्रम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत किया जा रहा है, ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा है। और इसमें इन्होंने ये लिखा है कि
उपयुक्त वर्णन तथा आधुनिक पंचांगों में लिखे हुए कली संवत के हिसाब से भी महाभारत की तिथि 3100 ईसा पूर्व के लगभग बनती है। और फिर इसमें इन्होंने चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के एहोल शिलालेख से महाभारत की तिथि 3100 ईसा पूर्व निकलती है। मैं सभी लोगों को यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के एहोल शिलालेख में कहीं भी महाभारत नाम नहीं है, कहीं भी महाभारत नाम नहीं है। और चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को जैन राजा बताया गया है और ये राजा 7वीं सदी का है। तो 7वीं सदी के इंस्क्रिप्शन में जहां कहीं महाभारत नहीं लिखा है उसको भी इन्होंने रेफरेंस मान लिया है और फिर ये उसको लेके गए हैं। दूसरी बात की इन्होंने कहा है कि कली संवत का कहा है। मैं एक बार कली संवत सब लोगों को दिखाना चाहूंगा कि वो भी एक फेक संवत है जो बहुत बाद में इजाद किया गया है। और कली संवत इजाद किया गया है इसी शिलालेख के माध्यम से, 7वीं सदी के एक शिलालेख के माध्यम से एक काल्पनिक संवत बनाया गया और दोनों को कह दिया गया। जैसे अगर ऐसे कोई कहे कि ईश्वर का क्या प्रमाण है तो कोई कहे ये किताब, और कोई कहे कि ये किताब को हम कैसे माने कि ईश्वर की किताब है, तो कहो क्योंकि ईश्वर होता है। मतलब इन्होंने ये जो कलयुग संवत बनाया है उस इंस्क्रिप्शन के माध्यम से बनाया है, खुद ही बना लिया है मान के, और फिर उस इंस्क्रिप्शन को बोल रहे हैं कि कली संवत के। मैं एक बार गौरी शंकर ओझा जो इतिहासकार हैं उनका मैं दिखा दूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और लोगों को ये चीज जानना चाहिए कि ये लोग कैसे फेक वो दिखा रहे हैं, आधार बनाया गया है और इसकी फैक्ट चेकिंग आमतौर पे हो नहीं पाती है। ये कलयुग संवत है। गौरी शंकर ओझा पालियोग्राफी ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं वो खुद बोलते हैं कलयुग संवत को भारतीय संवत और युधिष्ठिर संवत भी कहते हैं। इस संवत को विशेष उपयोग ज्योतिष ग्रंथों एवं पंचांगों में होता है, तो शिलालेख आदि में भी कभी कभी इसके दिए हुए वर्ष मिलते हैं। ये तो कह दिया इन्होंने, लेकिन पहला इनका जो यहाँ पे एक नंबर लिखे हैं कि कब मिला है तो वो है 1717 का इंस्क्रिप्शन है। वहां पे पहली बार यहाँ देखें नीचे एक नंबर पे श्री सप्तर्षि संवत 36 पौ का प्रारंभ ईसा संख्या पूर्व इतना से होता है। ठीक है होता है, लेकिन मिला कब है तो विक्रम संवत 1974 गत। ये मैं बता दूं कि इसका कोई भी सबूत नहीं मिला है। आगे ये देखें, ये दक्षिण के चालुक्य वंशी राजा पुलकेशिन द्वितीय के समय के एहोले का पहाड़ी पर जैन मंदिर के शिलालेख में भारत युद्ध से, महाभारत नहीं शब्द आया है, किसी युद्ध की चर्चा है से 3735 और शक राजाओं शक संवत के 556 वर्ष बीतने पर उक्त मंदिर का बनना बताया है। मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि वो जैन कोई इंस्क्रिप्शन है 7वीं सदी का और वहां पे वो जैनों की बात चल रही है और वो कल्पना करता है कि आज से 3700 साल पहले, और शक राजाओं का भी चर्चा करता है कि उनके 556 वर्ष बीतने पर ये मंदिर बना है। तो इन्होंने क्या किया कि इस डेट को उठा के बाय डिफॉल्ट कलयुग संवत बना लिया है। अब ये जो ऊपर और नीचे कैलकुलेशन कर रहे हैं इसका अपना कोई इस कैलेंडर का सबूत नहीं है। मतलब उस इंस्क्रिप्शन, जैन इंस्क्रिप्शन को इन्होंने खुद से कैलेंडर बना लिया और ये मान लिया कि ये इतना पुराना है। मैं आपसे डॉक्टर विलास खरा जी आपसे प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। सही कहा आपने और इस बात को आपने प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया। ये मतलब जो पाठ्य पुस्तक में जो छापा गया है सरकार के द्वारा वो कितना झूठ छापा गया है, कितना मतलब इतिहास को तोड़ मरोड़ा जा रहा है और काल्पनिक बातों को इतिहास के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। एक स्कॉलर है ग्रेग बेली, बड़े बहुत ही जाने माने इतिहासकार है ग्रेग बेली। उन्होंने बुद्धा वर्ड इन महाभारता ऐसा एक रिसर्च पेपर कुछ वर्ष पहले पब्लिश किया था जी। इंटरनेशनल संस्कृत परिषद थी, कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर टाइटल है बुद्धा वर्ड इन महाभारता। तो उन्होंने कहा है कि बुद्धिज्म को ही ध्यान में रखकर महाभारत लिखा गया है और इसका प्रमाण उन्होंने दिया 137 बार महाभारत में बुद्धिज्म का जिक्र आ रहा है और उन्होंने कंक्लूजन में ये लिखा है कि ये टीम वर्क के साथ लिखा गया है और कई अर्थ निकलते हैं। आज जो भारतीय समाज है वो एक ही शब्द को पकड़ता है मगर उसके वास्तविक अर्थ षड्यंत्रकारी ब्राह्मण जमात को ही मालूम है।
तो आज जो ब्राह्मण इस सिलेबस के माध्यम से ईसा पूर्व 2100 वर्ष बता रहे हैं, 2019 में 18 और 19 में 117 डीएनए साइंटिस्ट लोगों ने प्रमाणित कर दिया कि ब्राह्मण लोग अपनी मातृभूमि वेस्ट यूरेशिया से ईसा पूर्व 3300 में निकले और भारत में उनका एंट्री ईसा पूर्व 2000-1900 के बीच में हुआ। हड्डियों के आधार और प्रमाणों के आधार पर ब्राह्मण लोग तब भारत में थे ही नहीं। जिस बात का वो जिक्र कर रहे हैं तब तो भारत में थे ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। एक एक और बात है ना कि आप ये देखें कि शक संवत के प्रमाण जो हैं, सबूत जो हैं, लिखे हुए इंस्क्रिप्शन पे यही लेखक लिखते हैं, गौरी शंकर ओझा, पहिले पहिल यह संवत काठियावाड़ तथा कच्छ में मिले हुए पश्चिमी क्षत्रपों संवत 52 से 143 तक के शिलालेखों में तथा उन्हीं के सिक्कों में संवत 100 से ईसा संख्या 178 के आसपास में लगाकर 310 के पीछे तक मिलता है। मतलब शक संवत जो है बुद्धिस्ट का वो मिल रहा है हाँ। शिलालेखों पे, सबूतों पे, लेकिन इनका कली संवत कहीं नहीं मिलता। इन्होंने खुद से उस मंदिर के निर्माण को बना के कलयुग संवत बना के महाभारत स्थापित कर लिया। ये तो बड़ा अभी गजब का अभी खेल है। क्षत्रप जो है, शक जो है, शक शब्द जो है, ये शाक्य शब्द से बना हुआ है। इसका ब्राह्मण लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया है। एक शक संवत बुद्धिस्ट किंग ने ही बनाया हुआ है और उसका क्रेडिट ब्राह्मण लोग अपने पास लेते हैं। दूसरा, कली का जो जिक्र आया है, महाभारत में कलयुग का वर्णन है और कलयुग का वर्णन जो है वो विरोधात्मक तौर पर बुद्धिज्म के काउंटर में लिखा हुआ है। उसमें वर्णन है कि ब्राह्मण की लोग पूजा नहीं करेंगे, लोग यज्ञ का विरोध करेंगे, ब्राह्मण दर दर भटकेंगे, उनको कोई भिक्षा तक नहीं देगा, उनकी हालत कुत्ते से भी बदतर हो जाएगी, लोग वेद को नहीं मानेंगे, वर्ण व्यवस्था चरमरा जाएगी और मुंडनधारी भिक्षु से लोग प्रवचन लेंगे, ज्ञान लेंगे और इस तरह से ब्राह्मण धर्म खत्म हो जाएगा। ऐसा कलयुग में वर्णन किया गया है। वो वर्णन बुद्धिज्म का ही वर्णन है और जिसमें एक तौर पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि सभी तरफ एडुक की पूजा की जाएगी। एडुक यानी स्तूपा। जी। अब हम आगे देखेंगे क्योंकि हमारी चर्चा मेन मुद्दा चर्चा का है। इसमें रामायण महाभारत को कैसे जोड़ दिया गया है, जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए। ये महाभारत की ऐतिहासिकता ऐसे ही फर्जी है तो हम लोग देख लिए। और अब राजनीतिक रामायण का आदर्शवाद, ये रामायण में वही आदर्शवाद घुसेड़ रहे हैं जो है नहीं। राज्य के 7 जनपद थे, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, ये रामायण का सामाजिक आर्थिक जीवन पढ़ा रहे हैं। ये देखें, धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन क्या था, महाकाव्यों का उद्देश्य अधर्म का। अच्छा, ये तो बता रहे थे कि वर्ण और कर्म के आधार पर इनका ऋग वैदिक काल में चल रहा था, तो ये रामायण और महाभारत में शंबुक की भी चर्चा है, तो वो इनके ऋग्वेद काल से पहले हुई थी या बाद में हुई थी या कलयुग में हुई थी, वो कब हुई थी? ये तो इनको बताना चाहिए है? ये इसके बाद से ये देखें, ग्रंथ रचयिता महर्षि वाल्मीकि रचयिता है रामायण के, महाभारत के महर्षि वेदव्यास। भाषा संस्कृत है, लिपि तो लिखा नहीं इन्होंने। इनको तो लिपि बताना चाहिए था, लिपि ही नहीं लिखे कि कौन से लिपि में ये लोग लिखते थे। और श्लोक संख्या लिखा है इन्होंने 24,000, तो 24,000 में तो उत्तरकांड आता है, शंभुक वध भी आएगा उसमें। 24,000 वाला जो श्लोक है उसमें शंभुक वध आएगा, तो इनको बताना चाहिए कि जब वर्ण इनके प्रमाण दे रहे थे कि ये वर्ण व्यवस्था चेंज हो जाता था, तो शंभुक का क्यों नहीं चेंज हो पाया, ये तो फिर इनको बताना चाहिए। और भाग 6 सर्ग प्रमुख विषय, ये 6 सर्ग गलत लिख रहे हैं, 7 सर्ग होगा। 24,000 श्लोक होने के लिए 7 सर्ग लिखना पड़ेगा। प्रमुख विषय लगभग 1,18,000 पर्व बता दिया इन्होंने। ये तो यानी गप को इतिहास बनाया जा रहा है, कल्पना को सरकारी सिलेबस का पार्ट बना दिया गया है। ये तो पूरा किताब ही इसी से भरा पड़ा है। संक्षिप्त रामायण कथा, आदि कवि वाल्मीकि, श्री राम, ऋषि मुनि सुरक्षा, राजा दशरथ, रानी राजकुमार, बहुत बढ़िया ये तो चल रहा है। बताएं, ये दुनिया में ये चल रहा है, ये सब सही उत्तर दें। श्री राम ने के सुग्रीव और उसकी सेना की सहायता से लंका जाने के लिए सेतु तैयार किया, किसकी सहायता से है? वाह, मोदी की सहायता से बनाया राम सेतु।
ये देखिए, ये 3 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। इंडोनेशिया में रामायण को कहते हैं। अब इंडोनेशिया में रामायण को कहते हैं, तो ये तो पोल खुल जाएगी अगर इंडोनेशिया का रामायण पढ़ा दिया जाए तो। इंडोनेशिया का, थाईलैंड का रामायण, थाईलैंड के रामायण में तो ये दिखा दिया है कि राम जो है छल कपट से सीता को बुलाने के लिए नाटक रचते हैं कि हम मर गए हैं, तो सीता जंगल से आ जाएगी। और फिर उसको जबरदस्ती घर में कैद कर लेते हैं। वहां की रामायण पढ़ा पढ़ा दी जाएगी तो बच्चे तो पोल खुल जाएगी इनकी। महाभारत के में राज्य के डॉट डॉट अंग माने जाते थे, तो महाभारत में तो पंजाब को कूट कूट के गाली दी गई है, पढ़ा दी जाएगी तो पंजाब के लोग भड़क जाएंगे, वहां की स्त्रियों मगध को, लड़कियों को। मगध को सबसे ज्यादा हम्म, गाली दी गई है जी महाभारत जी। में। मगध को सबसे अपवित्र कहा गया साउथ है। इंडिया, साउथ इंडिया को, सौराष्ट्र को, गुजरात, काठियावाड़ और बहुत क्षेत्रों को गाली दी गई है कूट जो कूट के। बुद्धिस्ट सेंटर है उनको अपवित्र लिखा है। सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण भरत थे। क्या-क्या पढ़ा रहे हैं सब ये देखिए। इसको भी पढ़ाया जा रहा है। कौटिल्य, मौर्य कहा काल उसका के साहित्यिक। ईसा पूर्व, ये देखिए, मौर्य साम्राज्य भारत में सबसे बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य था और मौर्य काल के साहित्यिक स्रोतों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण है। कहाँ से मिला है इन लोगों को? ये जब मुगल आए थे तब तो इन्होंने कभी कौटिल्य की चर्चा नहीं की, दरबारी बन रहे थे, तुलसी ने कभी चर्चा ही नहीं की। वो तो लिख रहा है, मांग के खइबो मस्जिद में सोइबो, तब तो कोई चाणक्य नीति काम नहीं आ रही थी। और कौटिल्य को तक्षशिला का आचार्य बताया जा रहा है। खास बात यह है, इसका जन्म का पता नहीं है, इसका कोई बर्थ इंस्क्रिप्शन नहीं है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और एएसआई से जब हमने उसका प्रमाण मांगा तो एएसआई ने हमको लिख के दिया कि चाणक्य और परशुराम काल्पनिक है। यानी एक सरकारी संस्था हमें लिख कर दे रही है कि चाणक्य और परशुराम काल्पनिक है। दूसरी जो शिक्षा विभाग है और अलग अलग स्टेट की जो बोर्ड है वो इसको ऐतिहासिक बता रहे हैं। क्या हो रहा है देश में? अब ये लिखा भी है, वह तक्षशिला में पैदा हुआ और पहले नंबर पे लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन निर्माण में कौटिल्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अभी कहाँ से इनको पता चला? मेगास्थनीज की इंडिका से चंद्रगुप्त का पता चला, फिर चंद्रगुप्त मौर्य का पता और भी बहुत जगहों से पता चला, लेकिन वहां तो कहीं कौटिल्य नहीं है। इन्होंने कौटिल्य कहाँ से ले आए ये? सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में कहीं कुछ नहीं मिला इसका। और कौन सी लिपि में लिखता था, कौन सी भाषा में लिखता? सम्राट अशोक के सारे अभिलेख पाली पाकित में हैं, तो ये संस्कृत में कैसे लिख रहा था? कौन लिपि तो प्रयोग करता होगा ना ये। अगर इन्होंने धम्म लिपि प्रयोग की, अगर आर्यभट्ट नाम का वारावीर जो है वो अगर गुप्त लिपि, धम्म लिपि प्रयोग करते थे, तो ब्राह्मण को कम से कम लिपि का नाम तो पता होना चाहिए था, अगर ये उनके पूर्वज थे तो। कुछ भी नहीं। विशाखा दत्त का 4वीं शताब्दी का जो नाटक है मुद्रा राक्षस, उसका ये काल्पनिक नाटक का काल्पनिक पात्र है। ये चाणक्य वाला जो है ना, ये मैं दिखा देता हूँ एक बार सब लोगों को, आरटीआई दिखा देता हूँ, सब लोग एक बार देख लीजिए। ये सब लोग देख लीजिए, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्ता। प्लीज प्रोवाइड सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ रिकॉर्ड्स अवेलेबल विद एएसआई दैट आर एसोसिएटेड विद द हिस्टोरिकल फिगर चाणक्य, इंक्लूडिंग एनी इंस्क्रिप्शन, मैन्युस्क्रिप्ट और आर्टिफैक्ट्स रिलेटेड टू हिज लाइफ एंड कंट्रीब्यूशंस। और भी ये क्वेश्चन पूछे गए। उसका क्या आंसर था? रिगार्डिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एसोसिएटेड विद चाणक्य टिल डेट नो इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड। अब बताइए, कोई भी इंस्क्रिप्शन पाया नहीं गया और उस समय सारी चीजें इंस्क्रिप्शन में लिखी जाती। सम्राट अशोक का पता इंस्क्रिप्शन से पता चला, शुंग इंस्क्रिप्शन से पता चला, गुप्त वंश इंस्क्रिप्शन से पता चला, तो चाणक्य का पता कहाँ से चल गया? जब सारी चीजें इंस्क्रिप्शन से पता चल रही थी तो चाणक्य कहाँ से पता? देख लीजिए, लिख देता है कि इसके पास कुछ है ही नहीं। आर्टिफैक्ट डज नॉट कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ एपिग्राफी ब्रांच, एएसआई है ही नहीं इनके पास, मना कर दिया इसने तो ये बहुत सी यहाँ पे ये इतनी सारी चीजें हैं, ये जितनी फेक न्यूज है, जो चीजें सामने आ गई है उसको सिलेबस में डाल के अब बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। ये कितनी दयनीय स्थिति है, आगे पता नहीं क्या करेंगे ये लोग। हम एक जरा पेज और एक सामाजिक विज्ञान नामक एक ग्रंथ है, आगे हम देखते हैं। सामाजिक विज्ञान या अच्छा, इतिहास। वो छठी क्लास का ब्रेन वॉश किया जा रहा था, अब ये 7वीं क्लास का है। ओके। हाँ, और ये भी हरियाणा बोर्ड में है। ये देखिए, आप देखिए उपनयन संस्कार। देश के 95% लोगों का उपनयन नहीं होता है, लेकिन पढ़ाया जा रहा है उपनयन संस्कार।
मतलब ब्राह्मण जो है अपनी जो उसका कल्चर है उसको पूरे देश का कल्चर बना के पढ़ा रहा है। ब्राह्मण जो खुद प्रैक्टिस करता है, जो 2-2.5% जो ब्राह्मण है, वही कल्चर पूरे देश का कल्चर कैसे हो गया? कोई जनेऊ जानते नहीं लोग, चुटिया लटकाते नहीं कोई, और इसको सिलेबस में पढ़ा के कि पूरे देश का ये कल्चर है। देख लीजिए सब लोग। और ये लिख रहा है प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में मुख्यतः वेद, उपवेद, उपनिषद, निरुक्त वेदांगों द्वारा विद्यार्थियों की शिक्षा दी जाती थी। तो इतने सारे तो ट्रेवलर्स हैं, उनको तो ये नहीं मिला। वो तो त्रिपिटक खोजने आते थे भारत में। नालंदा आगे विश्वविद्यालय मिला। आगे आगे उन्होंने हाथ कर दी कि सभी विश्वविद्यालय में वेद पढ़ाए जाते थे, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, अच्छा। ये तक लिख ये डाला। भी बताइए, ये देखिए पेड़ के नीचे बैठा के पढ़ा रहा है, जबकि हमारे यहाँ भारत में नालंदा यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग मिल गई है। तो इनको तो अपना दिखाना चाहिए था। और उन बिल्डिंग्स के भीतर से बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं, बुद्ध की मूर्ति मिली है, ये तो नहीं मिला है ऐसे। क्या गजब का ये वो है, ये तो पूरा लूट दिए ये। मतलब भारत के सारे भाई लोग, आप लोग सोए रहिए मस्त होके, गर्व से कहो कहते रहिए। और ये देखे पूरा सब चीज, बच्चों का स्कूल का सिलेबस डिजाइन बदल दिया। क्या चल, पूरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी शिक्षा में आ गई है। ये सब पढ़ के छठी क्लास का बच्चा, 7वीं क्लास का बच्चा क्या सोचेगा? अब हमें समझ में आया कि यहाँ बच्चे आते हैं, वो बेचारे रोज एक ही क्वेश्चन क्यों पूछते हैं कि किताब में ये लिखा है, किताब में ये लिखा है, कौन किताब में लिखा है? ये देखिए ये क्या लिखता है, भारती मंडन मिश्र की पत्नी गार्गी आदि। हम्म मैत्रेय याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी, कहाँ से इनको पता चल गया सारे? अब अच्छा, ये बात बताएं कि अगर इनके यहाँ औरतें पढ़ती थी तो मनुस्मृति में जो विधान है 6 साल से 8 साल में और 12 साल के अंदर सारी लड़कियों का शादी कर देना, और पराशर स्मृति जो कलयुग में ब्राह्मणवाद बचाने के लिए लिखी गई है, जहाँ नियम है कि लड़की का अगर मासिक धर्म शुरू हो गया तो वो रज उसके उसके पुरखों को जाएगा, पीना पड़ेगा, तो उससे पहले शादी कर दो। तो पढ़ती लिखती कब थी फिर? क्या कुछ भी पढ़ाया जा रहा है ये तो। नेक्स्ट देखिए। नालंदा विश्वविद्यालय 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, 1510 शिक्षक कार्यरत थे। ये कहाँ से आंकड़ा पता चला? तो वेन नीचे सॉन्ग के नोट से। वेन नीचे सॉन्ग के नीचे नोट से ही तो ये पता चला होगा ना। तो नीचे नि, क्या लिखा है इन्होंने कि इस वो, आस्थान का विवरण अनेक प्राचीन ग्रंथों, महाभारत, रामायण आदि में मिलता है। नालंदा विश्वविद्यालय का। पर हाँ, तो अब ये बताइए कि इनका फिर रामायण और महाभारत ग्रंथ कब लिखा गया? 13वीं सदी के बाद, क्योंकि 13वीं सदी में तो नालंदा जला दिया गया। तो अगर उसमें इनका जिक्र मिल रहा है तो इसका मतलब इनका रामायण महाभारत फिर कब लिखा गया? नालंदा विश्वविद्यालय कुछ भी मौर्य काल कुछ से। भी कुछ भी हम्म, लिख देना, हम्म। ब्राह्मणों के मन मर्जी से लिख देना, वो अब राष्ट्रीय सिलेबस बन गया है। और तारानाथ जी तिब्बत के जो लामा हैं 15वीं सदी के, उन्होंने अपनी किताब में साफ साफ लिखा है कि यज्ञ करने वाले 2 तीर्थकों ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है यज्ञ करने वाले। अगर किसी को भी डाउट है तो वो तो मैं कई बार दिखा भी चुका हूं, तारानाथ नालंदा। तारानाथ जी के ही इसी संदर्भ का हवाला लेकर इतिहासकार डीएन झा ने भी इस बात की पुष्टि दी है कि वो मुस्लिम शासकों के द्वारा जलाया नहीं गया, बल्कि ब्राह्मणों ने आग डालकर यूनिवर्सिटी को जलाया, लाइब्रेरी को जलाया। ये मेरे पास है ना, वो किताब ही पूरी पड़ी हुई है, सबूत, सारे सबूत है ना। और ये कैसे ये पढ़ा रहे हैं कि इसमें ये लिखा है? ये मैं एक बार स्क्रीन सब लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। एक बार सब लोग आप हाथों हाथ देखते चलिए कि सबूत क्या है और ये लोग क्या पढ़ा रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि रामायण महाभारत में जिक्र मिलता है, उसके बाद से ये चुप्पी साध लिए हैं जब जलाया गया तो। ये देखिए, ये तारानाथ जी की किताब है, हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। और इस किताब में इन्होंने साफ साफ आप देख सकते हैं, ट्रांसलेटेड फ्रॉम तिब्बतियन बाई लामा चिंपा, अलका चट्टोपाध्याय, इन लोगों ने एडिट किया है। चैप्टर 20 है, पेज नंबर 140 है। और इसमें इन्होंने साफ साफ ये बात का जिक्र किया है कि दो एट दैट टाइम 2 बेगर्स विथ तीर्थिका व्यूज केम टू बेग, भीख मांगने गए थे वहां पे। और भीख मांगने गए और फिर उनको भीख वहां से मिली नहीं, गुस्सा हो गए। तो ये फॉर 9 years, अगला में देखें, फॉर 9 years ही सेट इन अ डीप पिट, डग इनटू द अर्थ एंड परस्यूड द साधना।
9 साल तक साधना किए। इट ही फेल्ड टू अटेन सिद्धि, सो ही वांटेड टू कम आउट ऑफ द पिट। फिर एक जो था वो डराने लगा कि नहीं नहीं तुमको और करना पड़ेगा। एंड देन फिर वो लास्ट में देखे ही परफॉर्म्ड ए सेक्रीफाइस यजना एंड स्कैटर्ड द चार्म्ड एसेस ऑल अराउंड। उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ करके उसके जितनी भी एसेस थी मतलब आग थी उसको बिखेर दिया। दिस इमीडिएटली रिजल्टेड इन a miraculously produced fire, आग जली। It consumed all the 84 temples, the center of the Buddha doctrine। और 84 जो टेम्पल थे उस नालंदा विश्वविद्यालय के उन सब में आग लग गई। द फायर स्टार्टेड बर्निंग द स्क्रिप्चरल्स वर्क दैट वर केप्ट इन द धर्म ग्रंथा ऑफ श्री नालंदा नलेंद्र, पार्टिकुलरली इन दिस बिग टेम्पल कॉल्ड रत्ना सागरा, रत्ना दही। ये सारा नाम लिया हुआ है कि नालंदा विश्वविद्यालय के जितने थे वो पूरा आग लगा दिए। पूरा 9th फ्लोर का फ्लोर ऑफ द 9th स्टोर, 9th फ्लोर था अपर फ्लोर, वहां तक आग लग गई। ये तो इन्होंने लिख रखा है। ये तो साफ साफ इन्होंने, आप सब लोग देख सकते हैं, तारानाथ जी ने ये सारा चीज लिखा है कि यज्ञ किया, यज्ञ के अग्नि से आग लगा दिया और पूरा वहां तक जल गया था। तो सब लोग आप देख लीजिए। और फिर अगर ये यज्ञ से जलाया गया तो अगर रामायण महाभारत में नालंदा का जिक्र मिलता है तो फिर इसका इन्होंने क्यों नहीं पढ़ाया कि उसको जलाया किसने, ये भी पढ़ा देते। इसका भी तो सोर्स पढ़ाना चाहिए था। जी डॉक्टर विलास जी। हाँ, आपने सबूत दिखा दिया। इस पर अभी मतलब क्या चर्चा करें। चर्चा यही है कि हमारे बहुजन समाज के लोग सोए पड़े हैं और वो अपना इतिहास खत्म करने में लगे हुए हैं। जी हाँ, ये नीचे लिख दिया ना, यहाँ वेद वेदांत व्याकरण आयुर्वेद ज्योतिष शास्त्र चिकित्सा शिक्षा कृषि दी जाती थी और यह आने वाले व्यक्तियों में मुख्यतः पाणिनि चाणक्य जीवक आदि शामिल थे। जबकि इसका पता चला वेन सोंग फाहियान इत सिंह के नोट से। और देखें ये क्या बता रहा है ये, और उन्होंने कभी नहीं कहा कि वेद वेदांत व्याकरण, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे सब त्रिपिटक पढ़ने आते थे। तो ये कितना बड़ा घालमेल, क्या पढ़ाई चल रही है यहाँ पे भारत में। हरियाणा शिक्षा बोर्ड। अभी आप आगे देखेंगे सामाजिक विज्ञान इतिहास, अच्छा ओके, ये भी देख लेते उसमें हैं हम लोग। उसमें तो हद हो गई। ये अच्छा, सामाजिक विज्ञान यहाँ अब इतिहास हम इसको, हमारा भारत। हाँ, इसमें क्षत्रियों को भी बदनाम किया है, वो मैंने आपको भेजा नहीं। अच्छा, इसमें चित्र में इन्होंने किसको किसको दिखाया है? एक तो लक्ष्मीबाई को दिखाया, बच्चे को लेकर भाग रही हैं, और एक ये छत्रपति शिवाजी हैं क्या? हाँ, छत्रपति शिवाजी, कबीर महाराज, छत्रपति रविदास महाराज, कबीर रविदास जी। और ये कौन है? अकबर है क्या? तात्या टोपे, कौन है? तात्या टोपे। तात्या टोपे। और ये हम पे महाराणा प्रताप। हाँ, हम पेज जाते हैं, पेज नंबर 44 पर हम देखते हैं। ओके, 44 पर, इसमें 44 शायद नहीं है। हाँ वही 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 अच्छा, जो ये अभी वाला पेज। नीचे 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 कीजिए। अच्छा, आप ये आप नहीं नहीं, आगे उसके आगे ऊपर गए। होगा। हाँ, हाँ, ये ऊपर। 44। हाँ, तो शिवाजी महाराज के संदर्भ में कितना गलत लिख दिया पेज नंबर 45 पर, जिसमें स्पष्ट तौर पर लिख दिया रामदास शिवाजी महाराज के गुरु थे। हाँ, ये तो कोर्ट से भी डिबंक हो चुका है ना ये तो। 2018 में बॉम्बे हाई कोर्ट के जज ने, टीवी नलावड़े साहब ने, रामदास शिवाजी महाराज का गुरु नहीं है ऐसा जजमेंट दिया है। यानी बॉम्बे फिर भी हाई इन्होंने कोर्ट डाल के, दिया। अब हम 2024 में चर्चा कर रहे हैं, 2018 और 2024 में अंतर नहीं है। हम्म, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, जज महोदय ने प्रमाणित तथ्यों के आधार पर जजमेंट दिया कि रामदास शिवाजी महाराज का गुरु नहीं है। जो गुरु नहीं है उसको सिलेबस में थोप दिया। बताइए। अब बताइए। जी जी जी, तो ये तो मतलब पूरी तरह से ये वो कर रहे हैं। ये तो हर चीज का प्रतिक्रांति, ब्राह्मणीकरण। ये प्रतिक्रांति है। आगे हम हमारी चर्चा पर आते हैं। तो ये तो मतलब आपने दिखाया, हमें भी नहीं पता था कि इतना भयंकर रूप से घालमेल चल रहा है। अभी हम लोग सोच रहे थे कि व्हाट्सएप में ये खबरें चल रही हैं तो उन किताब में धीरे से लाके लाद दिया इन्होंने। आगे क्या करेंगे ये लोग? ये तो भारत को गुलाम बनाने का प्लान है न्यू एजुकेशन पॉलिसी।